नमस् नमस्कार। मैं डॉक्टर सोमवती शर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। आज हम ब्रिटिश संसद के बारे में चर्चा करेंगे। और ब्रिटिश संसद के बारे में, जैसा कि डाइसी का कथन है कि वैधानिक दृष्टि से संसद की प्रभुसत्ता हमारी राजनीतिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद विश्व की सबसे शक्तिशाली व्यवस्थापिका है। डाइसी ने ब्रिटिश संसद के बारे में लिखा है कि ब्रिटिश संसद वैधानिक दृष्टि से इतनी शक्तिशाली है कि वह एक शिशु को प्रौढ़ घोषित कर सकती है और यदि वह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश बना सकती है। सिद्धांततः ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। वे जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है, जिस ढंग से पसंद करे संविधान में संशोधन कर सकती है। सर एडवर्ड कोक ने लिखा है कि संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च अथवा संप्रभु है। इसके दो अर्थ हैं, एक तो सकारात्मक संप्रभुता और दूसरा है नकारात्मक संप्रभुता। संसद पूरे देश के लिए और किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। विधि निर्माण की संपूर्ण शक्ति संसद के हाथ में होती है। ये इसकी सकारात्मक संप्रभुता है। दूसरे का आशय यह है कि ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को वहाँ की कोई भी न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती। ग्रेट ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता का ये पहलू अधिक महत्वपूर्ण है। जैसा यदि हम देखें तो अमेरिका के अंदर अमेरिका की जो कांग्रेस कानून बनाती है, यदि वो संविधान की धाराओं के विपरीत होते हैं तो अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्हें अवैध घोषित कर सकती है। इसी प्रकार भारत के अंदर भी है, ऐसा ही है कि भारत की न्यायपालिका भी ये देखने का काम करती है कि संसद द्वारा पारित कानून संविधान की धाराओं के या वो सीमा जिस सीमा में उसको बांधा गया है संसद को, उस सीमा से परे होकर कानून तो नहीं बनाए गए। यदि ऐसा होता है तो न्यायपालिका उन्हें अवैध घोषित कर सकती है। तो संसद की सर्वोच्चता का ये पहलू अधिक महत्वपूर्ण है। इसका अभिप्राय यह है कि इंग्लैंड में संयुक्त राज्य अमेरिका के समान न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित किसी कानून को अवैध या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यदि वे संविधान की भावनाओं के विपरीत हों तब ऐसा कानून रद्द किया जाता है। ऐसी शक्ति इंग्लैंड के किसी भी न्यायालय को प्राप्त नहीं है। संसद की संप्रभुता के वहाँ पर तीन पहलू हैं। सबसे पहला, ऐसी कोई विधि नहीं जो संसद न बना सकती हो। तो ब्रिटिश संसद, क्योंकि सबसे पहली बात वहाँ एकात्मक शासन है और एकात्मक शासन की विशेषता होती है कि शासन की संपूर्ण विषय जो विधि निर्माण से संबंधित होते हैं वो वहाँ पर एक ही संसद को दिए जाते हैं। तो कोई भी ऐसी विधि नहीं जो संसद नहीं बना सकती हो, कोई भी ऐसा विषय अछूता नहीं है जिस पर संसद की पकड़ न हो। दूसरा है, इसके अंदर संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। तो संसद न केवल साधारण विधियाँ ही निर्मित, संशोधित या रद्द कर सकती है, वरन वह संवैधानिक विधियाँ भी बना सकती है। वह संविधान में बड़े से बड़ा संशोधन कर सकती है। वह पूरी शासन प्रणाली को भी बदल सकती है। तो इस प्रकार संशोधन के माध्यम से भी संशोधन की विषय पर भी जो है ब्रिटिश संसद पर कोई सीमाएं नहीं लगाई गई हैं। तीसरा है, इसके अंदर संसद की विधियां सर्वोच्च है, उन्हें अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ब्रिटिश संसद इतनी सर्वोच्च है कि वह हर विषय पर विधि बना सकती है और उसकी विधियों को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ के न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। तो ब्रिटिश संसद इस हिसाब से भी सर्वोपरि है। अगला देखें, इसके अंदर एक और पॉइंट जो है वो है विधि निर्माण में कोई प्रतिद्वंदी नहीं, क्योंकि जहाँ संघात्मक शासन होता है वहाँ केंद्र में एक केंद्रीय सरकार होती है, राज्यों की अपनी सरकारें होती हैं, लेकिन ब्रिटेन के अंदर एकात्मक शासन है और एकात्मक शासन की विशेषता होती है कि शासन की संपूर्ण शक्ति एक जगह स्थित होती है। तो ब्रिटेन की जो संसद है उसका विधि निर्माण में कोई प्रतिद्वंदी संस्था नहीं है, केवल वही एक संस्था है जो विधि निर्माण का कार्य करती है। संसदीय प्रभुसत्ता पर सीमाएं, इतना सब यदि हम देखें तो ये कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद जो है निरंकुश है, वो
वो असीमित है, उस पर सीमाएं नहीं लगाई गई, वो न निरंकुशता के आधार पर किसी भी प्रकार का कानून पारित कर सकती है। लेकिन हम यदि देखें तो संसदीय प्रभुसत्ता पर कई सीमाएं लगाई गई हैं। वर्तमान समय में संसद की प्रतिष्ठा में पर्याप्त ह्रास हुआ है। संसद कैबिनेट के हाथों की कठपुतली बनती जा रही है। संसद की प्रभुसत्ता एक कानूनी पहेली बन गई है। वह एक रबर की मोहर के समान बनती जा रही है। रैमजे मेयर ने लिखा है कि मंत्रिमंडल की तानाशाही ने संसद की शक्ति तथा सम्मान को बहुत कम कर दिया है। संक्षेप में ब्रिटेन की संसद की शक्तियों के ह्रास के निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाद से समाजवाद में परिवर्तन। तो ब्रिटेन में समाजवादी राज्य की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। राज्य अधिक से अधिक सामाजिक और कल्याणकारी कार्य करने लगा है। तो जब कल्याणकारी कार्य वो करता है तो एक तरह से वहाँ पर प्रधानमंत्री यानी कि कार्यपालिका की शक्ति बढ़ती है। जब कार्यपालिका की शक्ति बढ़ती है तो ऑब्वियसली व्यवस्थापिका की शक्तियाँ कम हो जाती हैं। तो व्यक्तिवाद से जो समाजवाद में परिवर्तन आया है राज्य के अंदर, उससे भी संसद की शक्तियों में कमी आई है। विस्तृत चुनाव क्षेत्र दूसरा है इसका पॉइंट। तो इंग्लैंड में चुनाव क्षेत्र विस्तृत है। अब किसी उम्मीदवार के लिए यह संभव नहीं कि वह अपने सीमित साधनों से चुनाव जीत सके। जब कोई उम्मीदवार दलीय आधार पर चुनाव लड़ता है तो उसे दल के कड़े अनुशासन में भी रहना पड़ता है। इसलिए संसद के जो सदस्य होते हैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक तरह से दल का इनके ऊपर नियंत्रण रहता है और ये उतनी स्वतंत्रतापूर्वक कार्य नहीं कर पाते जितना हम सोचते हैं। तो दल का कठोर अनुशासन भी संसद पर सीमाएं लगाता है। अगला है प्रदत्त विधायन। तो प्रदत्त विधायन का मैंने आपको पहले भी अर्थ बताया था कि जो संसद की कार्यविधि है, संसद की जो कार्यप्रणाली है वो बहुत जटिल है और किसी भी कानून को पारित करने में बहुत लंबा समय लगता है और संसद जो है सत्र में बहुत कम रहती है। इस कारण और वैसे भी जो है कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं और उनको पता होता है कि उनको उनके विभागों के लिए किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। तो इसलिए संसद कानूनों की एक मोटी रूपरेखा पारित कर देती है और नियम और उपनियम बनाने का कार्य जो है कार्यपालिका को सौंप देती है। इसे ही हम प्रदत्त विधायन के नाम से जानते हैं। तो प्रदत्त विधायन के द्वारा संसद अपनी खुद की स्वयं की कानून निर्माण की शक्ति स्वेच्छा से किसको देती है? कार्यपालिका को। तो इस हिसाब से भी इस पर ये सीमाएं, प्रदत्त व्यवस्थापन भी इस पर सीमाएं लगाता है क्योंकि इसकी खुद की कानून निर्माण की शक्ति इसके हाथ से निकलकर कार्यपालिका के पास चली जाती है। अगला है इसके अंदर वित्तीय नियंत्रण में ह्रास। तो मंत्रिमंडल ही वार्षिक बजट तैयार करता है और वित्त मंत्री से संसद में पेश करता है। नियम यह है कि सदन बजट को उसी रूप में पारित कर देता है जिस रूप में वित्त मंत्री द्वारा उसे प्रस्तुत किया गया है। तो संसद के सामने ये विकट स्थिति कि वो किसी भी मद पर खर्च को बढ़ा तो सकती है लेकिन कटौती नहीं कर सकती। तो वित्तीय क्षेत्र में भी संसद की जो शक्ति है वो कम हुई है। अगला है इसके अंदर संसद की प्रक्रिया। तो संसद की जो प्रक्रिया है, जो विधेयक बनते हैं वो बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरकर बनते हैं क्योंकि कोई भी विधेयक जो है पहले एक सदन में जाता है, वहाँ पर उसका प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन होता है, समिति स्तर होता है, प्रतिवेदन अवस्था होती है और फिर तृतीय वाचन होता है। वहाँ से पास होकर यही प्रक्रिया दूसरे सदन में होती है। दूसरे सदन से जब वो पास हो जाता है तो वो सम्राट के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। सम्राट उस पर हस्ताक्षर कर भी सकता है और हस्ताक्षर करने से मना भी कर सकता है। सम्राट उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तब यदि सम्राट ने उसे पुनर्विचार के लिए लौटा है तो विधेयक पहले एक सदन में आएगा, फिर उन्हीं स्तरों से गुजरेगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, फिर उन्हीं स्तरों से गुजरेगा। इस प्रकार एक लंबी प्रक्रिया के बाद कोई कानून बनता है। तो ये लंबी प्रक्रिया भी एक तरह से संसद की शक्तियों पर सीमाएं लगाने का कार्य करती है। अगला है संसद की संप्रभुता पर प्रतिबंध। तो सबसे पहला है जनमत का प्रतिबंध। तो संसद जो है जनमत का ध्यान रखती है और वो कभी भी जनमत की इच्छा के विरुद्ध कोई कानून पारित नहीं कर सकती और उसे उसका ध्यान रखना ही पड़ता है। तो जनमत के उल्लंघन का अर्थ होता है संसद के लिए आत्मघात के तुल्य होता है। तो इसलिए जनमत के हितों का ध्यान उसे रखना पड़ता है या जनता के मत को उसको सुनना ही पड़ता है। नैतिक बंधन। संसद अपनी वैधानिक संप्रभुता के बावजूद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध हो। तो नैतिकता के बंधन भी संसद पर लगे हुए हैं। तीसरा है इस पर परंपराएं। तो आपको पता है जहां हमने अभिसमय का चैप्टर पढ़ा था वहां हमने देखा था कि ब्रिटेन
के शासन के अंदर परंपराएं इतनी महत्वपूर्ण हैं कि ब्रिटिश जनता उन परंपराओं का पालन उसी प्रकार से करती है जिस प्रकार से वो कानूनों का पालन करती है। तो जब जनता उन परंपराओं का सम्मान करती है तो ब्रिटिश संसद को भी उन परंपराओं का ध्यान रखना पड़ता है और ब्रिटिश संसद भी उन परंपराओं के विरुद्ध कोई कानून पारित नहीं कर सकती। अगला है इसके अंदर कानून का शासन। तो कानून के शासन के तहत ब्रिटिश संसद कानून के शासन का उल्लंघन नहीं कर सकती। यदि संसद विधि के शासन का, जो ब्रिटिश शासन पद्धति का मूलाधार है, उसका उल्लंघन करती है तो गंभीर जन प्रतिक्रिया होगी। तो कानून के शासन का संसद को पालन करना ही पड़ता है। और अगला है इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा भी संसद की प्रभुसत्ता सीमित हो जाती है, क्योंकि जिन कानूनों को सभ्य राष्ट्र की मान्यता मिली हुई है, जिसको ब्रिटिश सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है, तो उन कानूनों का उल्लंघन ब्रिटिश संसद के द्वारा भी नहीं किया जाएगा और कानून निर्माण करते समय उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ध्यान में रखते हुए ही संसद अपना कार्य आगे बढ़ाएगी। तो इस उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इंग्लैंड की जो संसद है कानूनी दृष्टि से भले ही संप्रभु हो, किंतु व्यवहार में उसकी संप्रभुता सीमित है। वह ब्रिटिश संविधान के सिद्धांत और व्यवहार के मध्य अंतर का एक उदाहरण है। अब हम देखते हैं ब्रिटिश संसद की वास्तविक स्थिति। ब्रिटिश संसद की वास्तविक स्थिति क्या है? वस्तुतः ब्रिटेन में संसद देश और राजनीति का केंद्र है। संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण समस्त महत्वपूर्ण निर्णय संसद के मंच पर ही लिए जाते हैं। न्यायालय संसद के निर्णय को पुनरावलोकन नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ब्रिटिश राष्ट्रीय जीवन से संसद का अभिन्न संबंध, केंद्रीय शासन यंत्र के संचालन में इसका हाथ इत्यादि बातों ने इसे एक अद्वितीय स्थिति प्रदान कर दी है। तो ब्रिटिश संसद की वास्तविक स्थिति आप देख सकते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो ब्रिटिश संसद के मंच से लिए जाते हैं। न्यायालय द्वारा संसद के नियमों को या निर्णयों को या उसके कानूनों को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। जो मंत्रिमंडल होता है सामूहिक रूप से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और संसद के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्यों से या मंत्रियों से उनके विभागों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उनको उनके पद से हटा भी सकते हैं। इसी प्रकार से ब्रिटिश राष्ट्रीय जीवन में संसद का अभिन्न संबंध केंद्रीय शासन यंत्र के संचालन से है, केंद्रीय शासन यंत्र के संचालन में इसके हाथ से है, इत्यादि बातों ने इसे एक अद्वितीय स्थिति प्रदान कर दी है।